सभी को नमस्कार। साइंस बाय मनोज सर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। मैं मनोज कलोरिया आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जी हाँ साथियों, आशा करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो जितने भी जो साथीगण नए जुड़े हैं चैनल पर, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जी देखिए साथियों, आज जो हमारी जो क्लास रहेगी वो हमारी ब्लड से संबंधित रहेगी। किससे संबंधित रहेगी? ब्लड बोले तो रक्त परिसंचरण तंत्र से संबंधित क्लास रहेगी। और रक्त परिसंचरण तंत्र यह टॉपिक एक ऐसा टॉपिक होता है जिसमें अगर अपन चर्चा करें तो कह सकते हैं बेटा जीरो से लेकर मैं टॉप लेवल तक की सभी क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करूंगा, जिसमें अपन कह सकते हैं राजस्थान पुलिस से लेकर आरएस लेवल तक की सभी एग्जामों में पूछे जाने वाले सभी जो क्वेश्चंस होते हैं उन सभी क्वेश्चंस के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो देखना दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बिल्कुल जितने भी जो साथीगण जुड़े हुए हैं एक बार जरूर क्लास को शेयर कर देना मेरे दोस्तों। देखिए साथी, पहला क्वेश्चन आया संपूर्ण रुधिर होता है। संपूर्ण रुधिर होता है। रक्त परिसंचरण जो होता है ना, रक्त परिसंचरण तंत्र में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सर इसमें हम जो चर्चा करेंगे वो सर एक तो ब्लड की करेंगे और ब्लड की पूरी परिघटना के बारे में अपन चर्चा करेंगे। इसी के साथ साथ अपन रक्त केशिकाएं, ब्लड के साथ साथ कुछ रक्त वाहिनियां होती, धमनी और शिराएं हो गई, कुछ केशिकाएं हो गई। और अगर अपन चर्चा करें तो सर कह सकते हैं जैसे मानव हृदय के बारे में भी अपन इसी के साथ चर्चा करेंगे। तो जितने भी साथीगण जुड़े हुए हैं एक बार इस क्लास को पूरी आसानी से देखना। बहुत अच्छे और शानदार क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे जो कि बड़े अच्छे लेवल तक के क्वेश्चंस मिलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सर संपूर्ण रुधिर होता है। संपूर्ण रुधिर जो होता है उसमें क्या क्या होता है? अगर नॉर्मल देखा जाए तो मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारे शरीर में जो रक्त होता है, रक्त की अगर मैं बात करूं तो सर कह सकता हूं कि जो रक्त होता है ये हमारे शरीर में एक तरल संयोजी उत्तक होता है। कैसा होता है बेटा? तरल संयोजी उत्तक होता है। और इस तरल संयोजी उत्तक में बेटा दो पार्ट होते हैं। रक्त के कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। और दो पार्ट कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता देना चाहता हूं। इसमें एक तो रहेगा मेरे दोस्तों प्लाज्मा। क्या रहेगा बेटा? प्लाज्मा। और एक होता है बेटा रुधिर कणिका। क्या रहेगा बेटा? रुधिर कणिका। एक रहेगा प्लाज्मा और एक होता है रुधिर कणिका। प्लाज्मा जो होता है बेटा संपूर्ण रक्त का 55% भाग होता है, जो कि बेटा जी द्रव अवस्था में होता है। बल्कि अगर मैं रुधिर कणिकाओं की अगर मैं बात करूं तो सर ये संपूर्ण रक्त का 45% होता है, जो कि बेटा ठोस रूप में होता है। किस रूप में होता है बेटा? ठोस रूप में होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी। ब्लड जो होता है ये संपूर्ण रक्त का ये अलग अलग पार्ट। अगर आपको ये पूछा गया है कि सर संपूर्ण रुधिर में क्या क्या चीजें होती हैं, सीरम और प्लेटलेट्स, सीरम और कणिकाएं, प्लाज्मा और कणिकाएं, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स। अभी मैंने कहा कि सर इसमें प्लाज्मा और कणिकाएं, प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं, ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा बेटा? सी आ जाएगा। तो संपूर्ण रुधिर में दो प्रकार की चीजें होती हैं। एक तो अपन कह सकते हैं सर प्लाज्मा होता है जो कि द्रव रूप होता है, जो कि सर पीले रंग का एक द्रवीय चिपचिपा पदार्थ होता है। इस प्लाज्मा की उत्पत्ति अगर आपको पूछा जाए तो हम कह सकते हैं बेटा पीली अस्थि मज्जा से होता है। कहां से होता है मेरे दोस्तों? पीली अस्थि मज्जा से होती है। और अगर इन रुधिर कणिकाओं की अगर आपको उत्पत्ति पूछी जाए तो आपको बता देना है बेटा लाल अस्थि मज्जा से। कहां से होता है बेटा? लाल अस्थि मज्जा से होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना। तो जितने भी साथीगण जुड़े हुए हैं एक बार क्लास को जरूर शेयर कर देना। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा बेटा? सी आ जाएगा। बिल्कुल सभी को धन्यवाद। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? मैं सभी क्वेश्चंस को लेवल से लेकर मतलब जीरो से लेकर एंड लेवल तक अपन बात करेंगे। तो जितने भी साथीगण जुड़े रहिएगा। कोई क्वेश्चन अगर आपको सरल लग रहा है तो ये मत समझिए कि ये तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। नहीं, मैं इजी से लेकर लास्ट लेवल तक की मैं बात करूंगा। मानव रुधिर का पीएच वाला जो क्वेश्चन है ये फर्स्ट ग्रेड में 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये पीएच वाला जो क्वेश्चन है ये फर्स्ट ग्रेड में 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है। मानव रुधिर का जो पीएच होता है मेरे दोस्तों वो 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। और इसी 7.4 के अनुसार अगर इसकी प्रकृति पूछी जाए तो बेटा मैं आपको बता देता हूं अल्पक्षारीय होता है। कैसा होता है बेटा? अल्पक्षारीय होता है। ये अल्पक्षारीय कैसा होता है इसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं। एक बेटा पीएच स्केल होता है। हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता मापने के लिए एक पीएच स्केल होता है। उसी पीएच स्केल में अगर देखा जाए तो बेटा 0 से लेकर 14 तक अंक होते हैं, जिसमें बीच का जो पार्ट होता है वो 7 होता है। कितना होता है जी? 7 होता है। 0 से 7 के अगर बीच की अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो पार्ट होता है वो अम्लीय पार्ट होता है। कैसा होता है? अम्लीय पार्ट होता है। 7 से लेकर 14 तक की मैं बात करूं तो ये वाला जो पार्ट होता है वो क्षारीय पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है? क्षारीय पार्ट होता है। बीच 7 की अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो पार्ट होता है मेरे दोस्तों ये उदासीन पार्ट होता है। कैसा होता है? उदासीन पार्ट होता है। इतना आपको ध्यान में रखना। अब 7.4 है तो 7 के जस्ट ऊपर ही है, मतलब कि 8 के नीचे और 7 के ऊपर है, तो अपन कह सकते हैं कि उदासीनता से ये सारी पार्ट में घुसाई है, तो ये कुछ मात्रा में है, मतलब कि ये अल्प है। ये बात आपको ध्यान में रखना। हल्का सारी भी आप इसको बोल सकते हो।
हल्का क्षारीय भी आप इसको बेटा बोल सकते हो, कम क्षारीय, हल्का क्षारीय भी आप इसको बोल सकते हो। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा मेरे दोस्तों? डी आ जाएगा। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। रुधिर का द्रव्य भाग क्या कहलाता है? अभी मैंने बताया कि रुधिर का द्रव्य भाग क्या कहलाता है। जैसे मैंने कहा ना कि सर ये रक्त है, और रक्त में मेरे दोस्तों दो पार्ट होते हैं, एक होता है बेटा प्लाज्मा, क्या होता है? प्लाज्मा। और एक होता है मेरे दोस्तों रुधिर कणिका, क्या होता है बेटा? रुधिर कणिका। जो प्लाज्मा जो होता है ये संपूर्ण रक्त का 55% भाग होता है, जो कि मेरे दोस्तों द्रव रूप में होता है। ये रुधिर कणिकाएं संपूर्ण रक्त की 45% होता है, जो कि मेरे दोस्तों ठोस रूप में होता है, सॉलिड में अपन इसे मान सकते हैं। अगले ने यही तो पूछा है, अगले ने यही तो पूछा है कि सर प्लाज्मा जो होता है, सॉरी द्रव जो भाग होता है वो कौन सा होता है? तो प्लाज्मा भाग होता है। कौन सा होता है बेटा? प्लाज्मा भाग होता है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लाज्मा में काफी सारी प्रोटीन्स भी आती है, प्लाज्मा में काफी सारी प्रोटीन्स भी आती है। उन प्रोटीनों के बारे में अगर अपन चर्चा करें तो सर कह सकते हैं एल्ब्यूमिन प्रोटीन हो गई, ग्लोबुलिन प्रोटीन हो गई, फाइब्रोनोजन प्रोटीन हो गई, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन हो गई। जिसमें एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन के बारे में अगर अपन चर्चा करें तो सर कह सकते हैं कि हमारे शरीर में, रक्त में जो भी मतलब कि किसी प्रकार के कोई हानिकारक जीवाणु या बैक्टीरिया जो होते हैं वो अगर किसी प्रकार से अटैक करते हैं या उन पर किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं, तो एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन जो होती हैं दोनों की दोनों उन हानिकारक जीवाणु या बैक्टीरियाओं को नष्ट करने में सहायता प्रदान करते हैं। उसी प्रकार से अपन कह सकते हैं एक प्लेटलेट्स होती है, सॉरी फाइब्रोनोजन होती है, एक प्रोथ्रोम्बिन होती है, जो कि अगर रक्त स्राव हो जाए तो उस रक्त स्राव को रोकने के लिए रक्त का थक्का बनाए रखने वाली जो प्रोटीन होती है मेरे दोस्तों, वो फाइब्रोनोजन और प्रोथ्रोम्बिन होती है। ये तो इसमें कुछ प्लाज्मा प्रोटीन भी होती है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना। और प्लाज्मा मेरे दोस्तों द्रव रूप में होता है, बिल्कुल लिक्विड रूप में होता है, ये बात आपको ध्यान में रखना। बिल्कुल। सभी को धन्यवाद। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन में आ चुका है। सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु क्या होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अब देखना, मैं आगे तक चलूंगा। श्वेत रुधिराणु क्या होता है? बिल्कुल, श्वेत रुधिराणु, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु। सुनना, अब बात क्या चल रही है सर? यहां पर डब्ल्यूबीसी की चल रही है। किसकी चल रही है बेटा? डब्ल्यूबीसी की चल रही है। डब्ल्यूबीसी जो होती है इसका पूरा नाम बेटा श्वेत रुधिर कणिका होता है। क्या होता है बेटा? श्वेत रुधिर कणिका। डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम श्वेत रुधिर कणिका होता है। ये डब्ल्यूबीसी जो होती है मेरे दोस्तों, ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है बेटा कणिका में डब्ल्यूबीसी। कौन सी होती है? कणिका में डब्ल्यूबीसी, ठीक है। और एक जो होती है बेटा वो होती है अकणिका में डब्ल्यूबीसी। कौन सी रहेगी बेटा? अकणिका में डब्ल्यूबीसी। एक तो हो गई कणिका में डब्ल्यूबीसी, एक होती है अकणिका में डब्ल्यूबीसी। जो कणिका में डब्ल्यूबीसी होती है इसमें तीन होती है। इसमें कितनी होती है? तीन होती है। एक तो होती है बेटा न्यूट्रोफिल। कौन सी होती है? न्यूट्रोफिल डब्ल्यूबीसी। एक होती है बेटा बेसोफिल डब्ल्यूबीसी। कौन सी रहेगी बेटा? बेसोफिल डब्ल्यूबीसी। एक रहेगी मेरे दोस्तों इयोसिनाफिल। कौन सी हो जाएगी? इयोसिनाफिल, ठीक है। और इस इयोसिनाफिल को बेटा एसिडोफिल के नाम से भी बोल सकते हैं। किस नाम से बोल सकते हो? एसिडोफिल के नाम से भी बोला जा सकता है। और जो अकणिका में होती है ये दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है लिम्फोसाइट। कौन सी होती है? लिम्फोसाइट। और एक होती है मोनोसाइट। कौन सी होती है बेटा? मोनोसाइट। ये बात आपको ध्यान में रखनी। एक होती है मोनोसाइट, बस। अब इनमें अगला ने हमें क्या पूछा है? सबसे बड़ी न्यूट्रोफिल जो होती है ना, ये मेरे दोस्तों 60 से लेकर 65% तक होती है। बेसोफिल जो होती है ये 0.5 से लेकर 1.5% तक होती है। अगर मैं इयोसिनाफिल की मैं बात करूं तो सर ये 3 से लेकर 4% तक होती है। अगर मैं मोनोसाइट की मैं बात करूं तो सर ये 10 से लेकर 12% तक होती है। कितनी होती है? 10 से लेकर 12% तक होती है। लिम्फोसाइट की अगर मैं बात करूं तो सर ये 20 से लेकर 22% तक होती है। 20 से लेकर 22% तक होती है। न्यूट्रोफिल जो होती है ना, ये मेरे दोस्तों संख्या में तो सबसे ज्यादा होती है, लेकिन साइज की अगर आपको पूछा जाए, साइज की अगर पूछा जाए तो ये सबसे छोटी होती है। क्या होती है? ये सबसे छोटी होती है। और अगर आपको मोनोसाइट के बारे में पूछा जाए तो मोनोसाइट जो होती है ये सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है। क्या होती है मेरे दोस्तों? सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है। और सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होने के कारण इसे सबसे बड़ा पुलिसमैन के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां पर अपन लिख सकते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा बेटा? बी आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना। बाकी मैं थ्योरी की क्लास में इसको बड़े खोलकर बहुत आसानी से बताऊंगा सारी की सारी चीजें। बिल्कुल, सभी को धन्यवाद। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा।
लिम्फोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, इरिथ्रोसाइट। लिम्फोसाइट जो होती है ये भी मोनो इसी का ही भाग है डब्ल्यूबीसी का, और थ्रोम्बोसाइट और इरिथ्रोसाइट जो होती है ये तो प्लेटलेट्स होती है। क्या होती है बेटा? प्लेटलेट्स होती है। और अगर मैं यहां अगर इसकी बात करूं इरिथ्रोसाइट की, तो ये बेटा आरबीसी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आरबीसी को कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध किससे है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध किससे है? बिल्कुल मैं आपको बता देना चाहता हूं, सुनना मेरे दोस्तों। प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध मैं आपको बताऊं कि सर हमारे शरीर में जो रक्त कणिका होती है, उन रक्त कणिकाओं में अगर देखी जाए तो तीन होती है। एक होती है बेटा आरबीसी, और एक होती है मेरे दोस्तों डब्ल्यूबीसी, और एक होती है मेरे दोस्तों प्लेटलेट्स। क्या होती है? प्लेटलेट्स। ये तीन प्रकार की होती है, जिसमें आरबीसी का मेनली जो अगर आपको काम पूछा जाए कि सर आरबीसी का जो काम रहेगा वो क्या रहेगा, तो इसका जो कार्य होता है वो रहेगा मेरे दोस्तों, इसका जो कार्य अगर अपन पूछे तो कह सकते हैं बेटा रक्त में ऑक्सीजन की पूर्ति करवाता है। क्या करता है ये? ऑक्सीजन की पूर्ति करवाता है। दूसरी बात अपन कह सकते हैं कि प्रत्येक अंग तक ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है। डब्ल्यूबीसी का काम जो अगर अपन देखा जाए तो कह सकते हैं जो भी हानिकारक जीवाणु या बैक्टीरिया होते हैं, क्या मेरे दोस्तों, हानिकारक जीवाणु या कोई भी बैक्टीरिया होते हैं, उनको नष्ट करने का कार्य करता है। उनको नष्ट करने का कार्य करता है, यानी कि हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको बढ़ावा देता है। हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको बढ़ावा देता है। तो डब्ल्यूबीसी को इसी कारण इसे पुलिसमैन भी कहा जाता है। इसी कारण इसे क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? पुलिसमैन भी कहा जाता है, या इसे सैनिक कणिकाओं के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाएगा मेरे दोस्तों? सैनिक कणिकाओं के नाम से भी जाना जाएगा। तो एक दूसरी बात अगर प्लेटलेट्स के बारे में पूछा जाए तो प्लेटलेट्स में मैं आपको बता देता हूं कि इनका जो काम होता है ये रक्त का थक्का बनाए रखने का करता है। किसका करता है बेटा? रक्त का थक्का बनाए रखने का कार्य करता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। बिल्कुल सभी को धन्यवाद। बात क्या थी कि सर प्रतिरक्षा से संबंधित, तो प्रतिरक्षा से संबंधित कौन रहेगा? डब्ल्यूबीसी। कौन रहेगा? डब्ल्यूबीसी। अब डब्ल्यूबीसी में सुनना, डब्ल्यूबीसी में क्या है हमारे सामने? डब्ल्यूबीसी में लाल रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स, ये दोनों तो अलग हो गई, ये तो अलग हो गई। अब मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा बेटा? ए आ जाएगा कि डब्ल्यूबीसी में जो ए कणिका में डब्ल्यूबीसी होती है उसके दो पार्ट होते हैं, एक मोनोसाइट और एक लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट जो पार्ट होता है ये शरीर में एंटीबॉडी निर्माण का कार्य करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को बढ़ावा देने का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा मेरे दोस्तों? ए आ जाएगा। बिल्कुल सभी को धन्यवाद। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रक्त कणिकाएं क्या होता है? लाल रुधिर कणिकाओं में क्या हो जाता है? आकार छोटा हो जाता है, संख्या बढ़ जाती है, संख्या घट जाती है, या आकार बढ़ जाता है? बिल्कुल मैं आपको बता देता हूं कि सर होता क्या है कि अगर बहुत ऊंचाई पर चले जाए, माना जाता है कि पृथ्वी तल से, अगर पृथ्वी तल से 4200 मीटर, कितना मेरे दोस्तों? 4200 मीटर अगर ऊंचाई पर चले जाए, 4200 मीटर ऊंचाई पर चली जाए, तो संपूर्ण जो रक्त कणिका होती है, क्या बेटा? संपूर्ण जो रक्त कणिका, संपूर्ण रक्त कणिका में बोलते हो आरबीसी, ओनली आरबीसी की बात हो रही है। आरबीसी बहुत होती है संख्या में, ये 50 से लेकर 55 लाख होती है स्वस्थ मनुष्य में, तो ये बहुत सारी मानी जाती है। तो संपूर्ण रक्त कणिकाओं में जैसे आरबीसी होती है ना, उसकी 30% आरबीसी में वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। मतलब कि अपन ये कह सकते हैं कि सर इनकी संख्या में बढ़ोतरी हो चुकी है। अगर ऊंचाई पर चले गए तो इनकी संख्या जो होती है मेरे दोस्तों वो बढ़ जाती है। क्वेश्चन यही तो पूछा है कि बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं में क्या हो जाता है? संख्या बढ़ जाती है। दूसरी बात, जब अपन रात्रि को सो रहे हैं तो आरबीसी 5% क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सर ये ऊंचाई पर जाने से आरबीसी की संख्या क्यों बढ़ती है? क्योंकि सर ऊंचाई पर जब बंदा जाता है तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ये आरबीसी का मेन काम क्या होता है? शरीर में ऑक्सीजन पूर्ति का काम करता है। तो ऑक्सीजन की जैसे जैसे कमी होगी तो आरबीसी क्या होगी? टूटेगी। आरबीसी टूटेगी, टूट कर ये संख्या में बढ़ जाएगी, और टूट में संख्या अगर बढ़ जाएगी, बढ़ने के बाद में मेरे दोस्तों ये क्या करेगी? शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति करवाने का कार्य करेगी। इसी कारण जो लेह लद्दाख में जो मतलब कि लेह लद्दाख में जो रहने वाले जो लोग होते हैं वो हमारी अपेक्षा उनका जो चेहरा होता है वो लाल होता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा बेटा? बी आ जाएगा। ये बात ध्यान में रखना। बल्कि आरबीसी का अगर आपको माप पूछे कि सर इनका माप कितना होता है, तो इसका 7 माइक्रोन होता है।
कितना होता है? 7 माइक्रोन होता है। दूसरी बात, अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि सर हमारे शरीर में सबसे छोटी कोशिका, तो मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका अगर आपको पूछा जाए तो सबसे छोटी सेल इतने दिन तो बेटा आप किसको कहते थे? शुक्राणु को कहते थे। किसको कहते थे? शुक्राणु को कहते थे, स्पर्म को कहते थे। लेकिन रिसेंटली पीछे ही एक CHSL में पूछा गया है, CHSL की एक एग्जाम थी, उसमें ऐसा पूछा गया था कि महिलाओं में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो सिंपल सी बात है कि सर ये जो शुक्राणु जो होते हैं ये तो नर में ही पाए जाते हैं। ये किस में पाए जाते हैं? नर में ही पाए जाते हैं। ये तो महिलाओं में तो पाए नहीं जाते। तो महिलाओं में सबसे छोटी कोशिका जब आपको पूछी जाए तो किसकी बताना है बेटा? RBC को बताना है। किसको बताना है मेरे दोस्तों? RBC को बताना है। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? बी आ जाएगा। बिल्कुल, सभी को धन्यवाद। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? WBC केंद्रक रहित होती है। बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूं कि WBC में केंद्रक पाया जाता है, WBC में केंद्रक उपस्थित होता है। तो ये तो क्या हुआ कि सर ये सत्य कथन को ढूंढना है ना, तो ये तो गलत है। वृद्ध एवं क्षतिग्रस्त लाल रुधिर कणिकाएं पलिहा में नष्ट नहीं होती। ये बिल्कुल मैं आपको बता देता हूं इसमें क्या दे रखा है, कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें देखना, वृद्ध एवं क्षतिग्रस्त लाल रक्त कणिकाएं पलिहा में नष्ट नहीं होती, इसी में होती है, पलिहा में होती है। जो भी पुरानी जो कणिका जो भी होती है वो सारी की सारी किस में होती है? इसी में, मतलब कि पलिहा में होती है। तो ये भी क्या हुआ? गलत हो जाएगा। प्लेटलेट्स का उत्पादन कहां होता है? यकृत में होता है। ये भी गलत है। प्लेटलेट्स का उत्पादन जो होता है वो कहां पर होता है बेटा? लाल अस्थि मज्जा में होता है। कहां पर होता है मेरे दोस्तों? लाल अस्थि मज्जा में होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना। कणिका में श्वेत रुधिर कोशिकाएं स्टामिन, सीरोटिन एवं हिपेरिन स्रावित करता है। इसमें देखना, यहां कणिका में ना आएगा, यहां पर क्या आ जाएगा? कणिका में आ जाएगा। और कणिका में जो होता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कणिका में जो होता है ये श्वेत रुधिर कणिकाएं स्टामिन, सीरोटिन, हिपेरिन का स्रावित करता है। इसमें 2 होता है और इसमें 1 हो गया कणिका में, एक कणिका में। इसका बेटा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। बिल्कुल, ये इसका क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। बिल्कुल, मैं यही रहेगा इसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बेटा? डी आ जाएगा। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बिल्कुल देखना, निम्नलिखित में से किस अंग को RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है? सुनना मेरे दोस्तों, RBC का कब्रिस्तान की जब बात चल रही है तो RBC का कब्रिस्तान और RBC का, पहले बात तो कब्रिस्तान और ब्लड बैंक, पहले तो क्या कहेंगे? कब्रिस्तान, RBC का कब्रिस्तान, और एक अपन कह सकते हैं बेटा ब्लड बैंक। ब्लड बैंक, RBC का कब्रिस्तान और जो ब्लड बैंक होता है, ब्लड बैंक, ये किसे कहा जाता है? ये पलिहा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पलिहा को कहा जाता है। इसे स्प्लीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्प्लीन भी बोलते हैं। इसे तिल्ही भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तिल्ही भी बोला जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना। तो RBC का जो कब्रिस्तान जो कहा जाता है बेटा, वो पलिहा को कहा जाएगा। किसको कहा जाएगा? पलिहा को कहा जाएगा। यकृत जो होती है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। ये क्या होती है बेटा? सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। सॉरी, क्या होती है? सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। दूसरी बात मैं बता देता हूं, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि भी होती है। क्या होती है? सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि भी होती है। यकृत का अध्ययन अगर आपको पूछा जाए तो मेरे दोस्तों बता देना है हिपेटोलॉजी। क्या बता देना है बेटा? हिपेटोलॉजी बता देना है। पलिहा के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि ये ब्लड बैंक और कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है। मस्तिष्क जो होता है ये हमारे शरीर को नियंत्रण करने का कार्य करता है। क्या करता है मेरे दोस्तों? नियंत्रण करने का कार्य करता है। जो कि अपन कह सकते हैं कि शरीर के जितने भी जो कोशिका जो भी अंग होते हैं, अपन किसी प्रकार का कोई भी काम करते हैं तो उन पर नियंत्रण जो मस्तिष्क के द्वारा होता है। हृदय की अगर बात की जाए तो हृदय जो होता है ये मेरे दोस्तों रक्त की पंपिंग करता है। क्या करता है? रक्त की पंपिंग करने का कार्य करता है। ये बात आपको ध्यान में रखना। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा बेटा? इसमें बी आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बिल्कुल, मनुष्य में RBC का लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल कितना होता है? मनुष्य में RBC का औसत जीवन काल जो होता है मेरे दोस्तों
वो कितना होता है, बिल्कुल मैं बता देता हूं। इसमें मैं 3-4 प्रकार की चीजें आपको बताऊंगा। यहां पर देखेंगे सबसे पहले मनुष्य के, किसकी, मनुष्य के। फिर अपन देखेंगे बेटा बच्चों के, किसकी देखेंगे, बच्चों के। और उसके बाद में अपन देखेंगे किसकी बेटा, मेंढक की, किसकी देखेंगे मेरे दोस्तों, मेंढक की। और उसके अंतिम रूप में देखेंगे अपन किसके बेटा, खरगोश की, किसकी देखेंगे, खरगोश की। ऐसे करके अपन कह सकते हैं सर इसमें 4 प्रकार के देख सकते हैं। पहली बात सुनना कि सर मनुष्य में आरबीसी का जीवन काल जो होता है बेटा वो 120 दिन 120 डेज होता है। 120 दिन बाद में बेटा वो खत्म हो जाती है। बच्चों में आरबीसी का जीवन काल जो होता है वो 100 दिन का होता है। मेंढक में आरबीसी का जीवन काल भी कितने दिन का होता है, 100 दिन का होता है। खरगोश में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है बेटा, 80 दिन का होता है। कितने दिन का होता है, 80 दिन का होता है। सुनना, अब आप इनको छोड़ो, एक बार मनुष्य के बारे में देखना। मनुष्य के बारे में अगर आपको पूछा जाए कि सर ये 120 दिन बाद में, 120 दिन बाद में क्या हो जाती है, ये नष्ट हो जाती है। लेकिन नष्ट होने के बाद में ये दोबारा भी बढ़ती है। क्या हो गया बेटा, दोबारा भी बढ़ती है। जब दोबारा बढ़ती है तो पुनः निर्माण प्रक्रिया, आरबीसी पुनः निर्माण प्रक्रिया, जब आरबीसी पुनः निर्माण जो प्रक्रिया होती है उसमें 72 घंटे का समय लगता है। कितने घंटे का समय लगता है मेरे दोस्तों, 72 घंटे का समय लगता है। दिनों की अगर अपन बात करें तो सर कह सकते हैं 3 दिन का समय लगता है, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे तो 3 दिन में 72 घंटे हो गए। बिल्कुल। अब बात ये होती है सर जब दोबारा बनती है आरबीसी, तो आरबीसी पुनः निर्माण प्रक्रिया को इरिथ्रोपोइसिस प्रक्रिया कहा जाता है। क्या कहेंगे, इरिथ्रोपोइसिस प्रक्रिया, इरिथ्रोपोइसिस प्रक्रिया कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। बिल्कुल। तो ये क्या आ गया बेटा, ऑप्शन नंबर बी, 120 दिन आ जाएंगे। बिल्कुल। देखिए अगला क्वेश्चन देखना, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं श्वेत रक्त कणिकाएं नहीं होती, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं या कौन सी कणिका जो होती है वो श्वेत रक्त कणिका नहीं होती, ये अगला पूछ रहा है। तो मैंने आपको बताया बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, बेसोफिल और ये प्लेटलेट्स अपने आप में अलग होती है। प्लेटलेट्स जो होती है डब्ल्यूबीसी का पार्ट नहीं होती है। जैसे अगर अपन बात करें कि सर ये हमारे सामने रक्त कोशिका है या रक्त कणिका है, और रक्त कणिका में देखा जाए तो इसमें 3 होते हैं। कौन कौन से, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, और प्लेटलेट्स। ठीक है ना। लेकिन आपको यहां अगला क्या पूछ रहा है, प्लेटलेट्स। ये पूछ रहा है कि श्वेत रक्त कणिका नहीं होती। प्लेटलेट्स तो अपने आप में एक रक्त कणिका होती है। बाकी लिम्फोसाइट, ये दोनों के दोनों लिम्फोसाइट टी और बी लिम्फोसाइट और बेसोफिल जो होती है ना, ये डब्ल्यूबीसी का ही पार्ट होता है। बेसोफिल जो होती है सबसे कम पाई जाती है, मतलब 0.5 से लेकर 1.5% तक पाई जाती है। अगर आपको पूछ लिया जाएगी सर ये पाई कितनी जाती है, तो मैं आपको बता देता हूं, ये 0.5 से लेकर 1.5% जो पाई जाती है ये हमारे शरीर में बेसोफिल पाई जाती है। और बेसोफिल से आपको एक पदार्थ स्रावित होता है, उसे बोला जाता है हिपेरिन। क्या होता है मेरे दोस्तों, हिपेरिन। और हिपेरिन का मेन काम क्या होता है कि हमारे शरीर में अगर रक्त का प्रवाह हो रहा है, अगर हमारे शरीर में जो रक्त का प्रवाह हो रहा है तो उसको जमने से रोकने का जो कार्य करता है वो कौन करता है बेटा, हिपेरिन करता है। कौन करता है, हिपेरिन करता है। तो हिपेरिन में आप लिख सकते हो कि ये रक्त को जमने से रोकने का कार्य करता है, रोकने का कार्य करता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है मेरे दोस्तों। बिल्कुल, सभी को धन्यवाद। देखिए दोस्तों इसका क्या आ जाएगा, प्लेटलेट्स आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बेटा, डी आ जाएगा। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर आ चुका है। मानव रक्त का लाल रंग होता है, मानव रक्त का लाल रंग होता है, किसके कारण होता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मानव रक्त का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है। मानव रक्त का जो लाल रंग होता है बेटा वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी। हमारे जो मानव रक्त होता है, इस मानव रक्त में क्या होता है कि सर आरबीसी पाई जाती है। क्या पाई जाती है बेटा, आरबीसी पाई जाती है। और आरबीसी जो होती है ना वो संपूर्ण रक्त कणिकाओं की 99% तक होती है। तो जो 99% जो होती है इनका जो रंग होता है वो कैसा होता है, लाल होता है। कैसा होता है, लाल होता है। तो इनका रंग लाल रहेगा तो पूरे रक्त का रंग लाल हो जाएगा। सुनना सर कैसे होता है, जो आरबीसी होता है ना उस आरबीसी में एचबी वर्णक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एचबी वर्णक उपस्थित होता है। और एचबी वर्णक की उपस्थिति के कारण आरबीसी का रंग कैसा हो जाता है, आरबीसी का रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। कैसा हो जाता है,
लाल हो जाता है। लेकिन स्वयं HB वर्णक का अगर आपको रंग पूछा जाए तो आपको बता देना है बैंगनी। क्या बताना है? बैंगनी, या बता देना है नीला। बिल्कुल, धन्यवाद सभी को। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि मानव रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन क्या होता है? बिल्कुल, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन का रूप होता है। हीमोग्लोबिन जो होता है एक प्रकार की प्रोटीन होती है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, ये 4 ऑप्शन है जिसमें हीमोग्लोबिन एक प्रकार का क्या होता है मेरे दोस्तों? प्रोटीन का रूप होता है। हीमोग्लोबिन की मैं कुछ से आपको बातें बता देना चाहता हूं। हीमोग्लोबिन HB वर्णक, हीमोग्लोबिन, इसे HB वर्णक कहते हैं। इसे मेरे दोस्तों शोषण वर्णक भी कहा जाता है। क्या कहेंगे? शोषण वर्णक भी कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा? क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपस्थित होती है। इसमें पर्याप्त मात्रा में क्या होती है? ऑक्सीजन उपस्थित होती है, और ऑक्सीजन उपस्थित होने की वजह से इसे हीमोग्लोबिन व शोषण वर्णक के नाम से भी जाना जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना। एक HB वर्णक जो होता है, एक HB वर्णक 4 ऑक्सीजन के अणुओं को लेकर जाता है। कितने को? 4 ऑक्सीजन के अणुओं को लेकर जाता है। तो इसमें पर्याप्त मात्रा में क्या होती है बेटा? ऑक्सीजन होती है। और आरबीसी में HB वर्णक उपस्थित होता है। इसी कारण आरबीसी जो होती है शरीर के प्रत्येक अंग में ऑक्सीजन का परिवहन भी करती है। आपको पता है कि आरबीसी का कार्य पूछा जाए तो हम यही कहेंगे कि सर शरीर के प्रत्येक अंग में ऑक्सीजन की पूर्ति करवाना। तो वो करवाता कौन है? क्योंकि उसमें HB वर्णक पाया जाता है, और HB वर्णक पाए जाने की वजह से हम कह सकते हैं कि सर उसमें आरबीसी जो होती है, आरबीसी में HB वर्णक होता है। HB वर्णक की वजह से उस शरीर के प्रत्येक अंग में ऑक्सीजन पूर्ति का कार्य करवा देता है। ये बात आपको ध्यान में रखना। बात होती है सर इसकी मात्रा कितनी होती है? इसकी मात्रा कितनी होती है ये देखना बड़ी अच्छी जरूरी बात है। मात्रा में अगर आपको पूछा जाए किसमें, एक तो होता है मादा में। मादा में अगर पूछी जाए तो आपको बता देना है 12 से लेकर 14 ग्राम, 12 से लेकर 14 ग्राम प्रति 100 ml रक्त में, 100 ml रक्त में। कितने में? 100 ml रक्त में। इसी प्रकार अगर आपको पूछ लिया जाए नर में, तो नर में आपको बता देना है बेटा 14 से लेकर 16 ग्राम प्रति 100 ml रक्त में। बस, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला मान लो ऑप्शन में अगर 12 से 16 भी दे रखा है तो आपको करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 12 से 14 भी दे रखा है तो कर देना है, 14 से 16 भी दे रखा है तो कर देना है। अगर आपको एग्जैक्ट पूछे कि सर नर में कितनी होती है, मादा में कितनी होती है, तो वो आप अपने हिसाब से फिर देख लेना, जो मैंने आपको ऑप्शन में बता दिए हैं। तो हीमोग्लोबिन अपने आप में क्या होता है बेटा? प्रोटीन होता है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन क्या है? ये बात आपको ध्यान में रखना। हीमोग्लोबिन क्या है? ये बोन मेरो में पाए जाने वाले पदार्थ, मानव रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ, पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला पदार्थ, या फिर पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाला पदार्थ है। मैं आपको बता देता हूं कि मानव रक्त में पाए जाने वाला एक पदार्थ होता है हीमोग्लोबिन। अभी मैंने बताया ना, मानव रक्त में बोले तो आरबीसी में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? आरबीसी में उपस्थित होता है। उसके बाद में अगर अपन चर्चा करें प्लेटलेट्स की बात करें, या फिर अगर अपन WBC की बात करें, तो उसमें ये नहीं पाया जाता, उसमें ये नहीं पाया जाता। ये बात आपको ध्यान में रखना। बिल्कुल ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बिल्कुल 13वें नंबर का रहेगा ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मनुष्य में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अभी मैंने बताया मनुष्य में हीमोग्लोबिन जो पाया जाता है रुधिर कणिकाओं में, रुधिर प्लाज्मा में, लाल रक्त कणिकाओं में। कहां पाया जाता है? लाल रक्त कणिकाओं में। श्वेत रक्त कणिका में HB वर्णक अनुपस्थित होता है। HB वर्णक क्या होता है? अनुपस्थित होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना। श्वेत रक्त कणिका में HB वर्णक तो अनुपस्थित होता है, लेकिन इनमें मेरे दोस्तों केंद्रक उपस्थित होता है। क्या होता है? केंद्रक उपस्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा इसमें? सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। रुधिर वर्णिका हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? अभी मैंने आपको बताया था, यहां पर वर्णिका है। रुधिर वर्णिका, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? रुधिर वर्णिका जो HB जो होता है ना, HB जो वर्णक, HB वर्णक जो होता है, इसे शोषण वर्णक के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहेंगे इसे? शोषण वर्णक के नाम से भी जाना जाएगा। क्यों जाना जाएगा? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त होती है। जहां जहां HB जाएगा वहां वहां ऑक्सीजन को लेकर भी जाएगा, वहां वहां ऑक्सीजन को लेकर भी जाएगा। तो हम कह सकते हैं ना कि HB जा रहा है तो ऑक्सीजन को भी लेकर जा रहा है, यानी कि ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? ए आ जाएगा। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बिल्कुल। रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन,
अभी क्वेश्चन बस ये सारे के सारे क्वेश्चन मतलब कि मैंने यही देखा है कि इसको वो अगला किसी भी एंगल से अगर आपको पूछा जाए तो आप इसको जरूर करेक्ट करेगा। बिल्कुल ध्यान में देना, रक्त धारा में ऑक्सीजन परिवहन ले जाने वाला प्रोटीन कौन सा? HB वर्ण। कौन सा? HB वर्ण, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व कौन सा होता है? बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व होता है लौह तत्व होता है Fe+2। लौह तत्व आयरन की मात्रा पाई जाती है, ये बात आपको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, एक स्वस्थ वयस्क पुरुष में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा कितनी होती? अभी मैंने बताया था कि होती कितनी है बेटा, HB की मात्रा कितनी होती है, ये मैंने बताया था आपको 12 से लेकर 16 ग्राम, जिसमें अलग अलग बताया था 12 से लेकर 14 ग्राम जो होता है वो तो किन में होता है? महिलाओं में होता है। बल्कि 14 से लेकर 16 ग्राम की अगर मैं बात करूं तो वो किस में होता है? नर में होता है। बस ये बात आपको ध्यान में रखना। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, 12 से लेकर 16 ग्राम। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल अगला क्वेश्चन देखिए, सामान्य व्यक्ति में कुल कितना रक्त होता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सभी को आता ही होगा कि एक वयस्क मनुष्य में कितना रक्त होता है। एक वयस्क मनुष्य में अगर देखा जाए तो मेरे दोस्तों 5 से लेकर 6 लीटर रक्त होता है। अगर आपको ये पूछ ले कि सर संपूर्ण भार के हिसाब से, शरीर का जो संपूर्ण भार है, संपूर्ण भार के हिसाब से रक्त की मात्रा, संपूर्ण भार के हिसाब से रक्त की मात्रा कितनी है? तो संपूर्ण भार जो होते हैं ना, उस संपूर्ण भार का 7% जो होता है वो क्या हो जाएगा बेटा? रक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रक्त हो जाएगा। जैसे किसी व्यक्ति में 70 किलोग्राम वजन है तो उसका कितना परसेंट? 7%। ये 0 से 0 कट गया, 7 7 49 हो गया। क्या हो गया बेटा? 7 7 49 हो गए, और ये 49/10, ठीक है। ये लो 4 किलो और 900 ग्राम, तो ये 5 से लेकर 6 लीटर के बीच का मान ही आता है। तो एक स्वस्थ मनुष्य का 70 किलो के समथिंग वजन माना जाता है, एवरेज भार इतना ही माना जाता है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। बिल्कुल अगला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। RH कारक का संबंध है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। RH कारक का संबंध है, मैं आपको बता देता हूं कि सर RH कारक, ये RH कारक जो होता है इसका संबंध रक्त से होता है। अब सुनना, RH कारक जो होता है ये एक प्रकार का रोग कारक होता है, एक प्रकार का एंटीजन होता है। एक प्रकार का क्या होता है? एंटीजन होता है। इस RH कारक की जो खोज की थी, इस RH कारक की जो खोज की थी वो 2 वैज्ञानिक थे। कौन कौन से? एक तो थे सर कार्लैंड स्टीनर। कौन था बेटा? कार्लैंड स्टीनर। और एक था विनर। कौन था? विनर। कार्लैंड स्टीनर और विनर नामक वैज्ञानिक दोनों के दोनों कहां गए हुए थे? दक्षिण अफ्रीका। कहां पर बेटा? दक्षिण अफ्रीका। दोनों के दोनों दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे। कार्लैंड स्टीनर और विनर दोनों के दोनों दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे। दक्षिण अफ्रीका के मकाका रिसस, क्या मेरे दोस्तों? मकाका रिसस नामक जो बंदर था, रिसस नामक जो बंदर था, बंदर के रक्त में RH कारक की खोज की गई थी और बताया गया था। अब सुनना कि सर इस RH कारक का रक्त से संबंधित कैसे है? सुनना, जिस व्यक्ति विशेष में RH कारक क्या होता है? उपस्थित। जिस व्यक्ति विशेष में RH कारक उपस्थित होता है उसका ब्लड ग्रुप कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। और जिस व्यक्ति विशेष में RH कारक अनुपस्थित होता है तो उसका रक्त समूह कैसा होता है? नेगेटिव होता है। यानी कि जिस व्यक्ति में, आपको पता है कि किसी का रक्त समूह पॉजिटिव होता है, किसी का नेगेटिव होता है, तो जिसमें RH कारक उपस्थित है उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव, जिसमें RH कारक अनुपस्थित है उसका रक्त समूह कैसा हो जाएगा बेटा? नेगेटिव हो जाएगा। तो ये मैंने जो रक्त से संबंधित कुछ क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चंस के बारे में चर्चा की। हालांकि रक्त से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो जितने भी जो साथीगण जुड़े हुए हैं क्लास को जरूर शेयर कर देना, और क्वेश्चंस अगर अच्छे लगे हैं तो कमेंट में दोस्तों जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय।